नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है वैद्य अपूर्व त्रिपाठी और आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हुई है मैम, उनके विषय में बताना मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि मैं सूर्य को दिया दिखाऊँगा या मैं कुछ ऐसी बात करूँगा जिसके लिए मेरे पास शब्द शायद नहीं होंगे। आज हमारे साथ जुड़ी हैं निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय से मैम। नमस्कार। जैसा कि डॉक्टर अपूर्वा ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर वंदना सिरोहा है। मैं निदेशक हूँ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, विच इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू। मैम से जब हम प्रश्नों की कुछ एक सीरीज़ छोटी सी शुरू करने वाले हैं, उसके पहले मेरा एक आप लोगों से प्रश्न है। अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसे प्रश्न लगते हैं जो आपको सरकार तक पहुंचाने चाहिए आयुर्वेद से संबंधित, भारत सरकार तक या आयुष मंत्रालय तक, तो आप उस विषय में भी हम तक पहुंच सकते हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं। स्वागत है मैम आपका इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। मैम, भारत सरकार किस तरह से आयुष विभाग को लेकर आगे बढ़ने का प्लान कर रही है भविष्य में? जैसे आपको सबको मालूम है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पहले डिपार्टमेंट ऑफ ISM था, तो जी। मिनिस्ट्री बनी। तो इसका श्रेय तो हमारी भारत की सरकार को जाता है, स्पेशली जाता है मोदी जी को। जी। क्योंकि जब उनकी सरकार आई 2014 में, हमारा अलग मंत्रालय बना और हमारे जो सचिव हैं वो भी आयुष के ही हैं। ऑनरेबल आवर रिस्पेक्टेड फिगर इन आयुर्वेद, आई मस्ट से इट्स अ डायनामिक लीडर ऑल्सो, वैद्य राजेश कोटेचा जी। सर के विजन में हम छोटा छोटा जो भी काम करते हैं, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारे प्रयास से जो आयुष मंत्रालय ने इतनी उन्नति की है आज की डेट में, वो दैट इज़ अ ट्रिमेंडस ग्रोथ वी कैन सी इन आवर कल्चर। जैसे कि एक्रेडिटेशंस आए हमारे कंट्री में, लाइक इन हॉस्पिटल्स, इन हेल्थ सेक्टर, and then in Ayush department of course, and then we have our own NCISM, जिसको पहले CCIM बोला था, बताया जाता था, तो अभी NCISM है। हमारे बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़ बन रही हैं। आयुष्मान स्कीम बनने वाला है फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और हमारा विजन है कि 2047 में 10 और जो है अय्या जैसे सेंटर्स बनेंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जैसे। ये अभी ड्राफ्ट फेज पे है, मैं इसको डिक्लेयर नहीं करूँगी, बट आयुष की जितनी ग्रोथ हुई है, योगा डे जैसे हमारा 21 जून को, दैट्स अ इंटरनेशनल योगा डे, एंड क्रेडिट गोज टू ऑफ कोर्स आवर ऑनरेबल PM एंड आवर सेक्रेटरी सर ऑल्सो। सो ऐसे ही आयुर्वेदा डे को भी अभी फिक्स किया गया 23rd September, दैट विल बी द नेशनल आयुर्वेदा डे। वी विल बी सेलिब्रेटिंग फर्स्ट नेशनल आयुर्वेदा डे ऑन द 23rd September 2025। ये भी एक अच्छी पहल होगी मंत्रालय की। ये शुरुआत अभी जानकारी होने वाली है लोगों को नहीं या हो चुकी है, ये तो हाँ PM साहब ने डिक्लेयर कर दिया। Declare कर दिया। 23rd September इज द आयुर्वेदा डे। पहले हम लोग धनतेरस वाले दिन रखते थे, तो दैट इज रिलेटेड टू पंचांग के किस दिन धनतेरस होगा, उस दिन हमारा आयुर्वेदा डे सेलिब्रेशन। जयंती से ऐसा मान लेते थे। यस, वही धनवंतरी जयंती से हम मानते थे, बट अभी 23rd September इज अनाउंस्ड एज द नेशनल आयुर्वेदा डे। तो आयुर्वेद में ऐसे बहुत ज़्यादा हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं पॉलिसीज़ को। स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बनेगी तो उनका स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन होगा और हमारे सेक्टर का ग्रोथ तभी दिखाई देगा। एक और बात कहना चाहूँगी, जैसे जामनगर में GCTM सेंटर बना है, दैट इज़ वन इन एशिया। WHO का जो सेंटर बना है, दैट इज़ वेरी बिग सेंटर, इफ़ यू कुड विजिट टू जामनगर। और बना है सिर्फ उतने तक नहीं है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ और जो आगे SOPs फॉलो होंगे आयुष में, वो सारे इससे छोटे छोटे स्टेप से रिलेटेड हैं। तो ऐसा नहीं है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है हमारे सेक्टर में, और अभी विजिबिलिटी भी बढ़ गया है। आयुष स्पेशली आफ्टर कोविड टाइम, आयुष की जो एक्सेप्टेबिलिटी है एक्चुअल में वो देखने को मिला है। पीपल आर प्रेफरिंग आयुर्वेदा मेडिसिन नॉट बिकॉज दे आर नॉट हैविंग साइड इफेक्ट। ये जो नोशन है ये गलत है, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ का अतियोग या अल्पयोग वो सारा कुछ साइड इफेक्ट्स में आता है। आयुर्वेद इज़ क्वाइट, आई मीन इट इज़ सेफ टू यूज़, वी मस्ट से, क्योंकि इतने ज़्यादा हमारे को साइड इफेक्ट नहीं मिलते। और जो हमारा प्रकृति, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हमने देश का प्रकृति परीक्षण किया था NCISM ने, उसमें तो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही है। तो क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ आयुष बहुत बढ़ गया है। अभी हमारा जो मेन फोकस है मंत्रालय का, कि हम मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष कैसे करेंगे। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में ये डिक्लेयर हुआ था, इसको बहुत एम्फेसिस के साथ लिया गया था कि आयुष को मेन स्ट्रीमिंग में लाया जाए। अभी आपने देखा होगा, माननीय मोदी जी ने बताया था 12,500 यूनिट हैं आयुष हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर्स के अक्रॉस द कंट्री। उसमें से 7,500 जो सेंटर हैं वो एक्चुअल में वर्किंग है। और हमारे जो कोलैबोरेटिव वर्क्स हैं, इंटीग्रेशन की जहाँ हम बात करते हैं ना विद द मेन हेल्थ केयर सिस्टम्स, तो
जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो LNJP दिल्ली का मैं बताऊंगी, एम्स है, LNJP है, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, RML हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, इन सब में हमारी OPDs हैं। आयुष की OPD है हमारा, मतलब मैं आयुर्वेद नहीं आयुष की बात करूंगी अभी। इवन हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी OPD है, विच इज़ रन बाय आवर एपेक्स इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो ये इतना ट्रमेंडस ग्रोथ है, इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है हमारे लिए, इसीलिए ये हुआ है। बिल्कुल। अगर हम बात, जैसे अभी आपने बोला कि नुकसान भी होते हैं अगर हम सही नहीं, तो आयुर्वेद बात करता है समदोष, समअग्नि, समधातु, मलक्रिया, ऐसा। तो अगर इसके लिए तो फिर अगर मैम बात करी जाए तो ये जानकारी सामान्य जनता को कैसे होगी, क्योंकि उनको तो नहीं पता चलता है कि ये मैं इतना ज़्यादा खा लूँगा तो उनको परेशानी होने वाली है, तो उसके लिए एक वैद्य से संपर्क होना चाहिए। तो क्या वैद्यों की रीच ज़्यादा से ज़्यादा तक जनता तक हो सके, उसके लिए कुछ किया जा सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं RAV को बिलोंग कर रही हूँ, तो RAV के माध्यम से इसका आंसर करना चाहूँगी। उसके बाद ब्रॉड एस्पेक्ट में मैं आंसर करूँगी इसी क्वेश्चन का। बिल्कुल मैम। RAV इज़ अ नोडल एजेंसी फॉर द ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्प्रेडिंग द नॉलेज ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा अक्रॉस द ग्लोब। जी। अब इसको हम दो तरीके से करते हैं, एक तो अपने डॉक्टर्स की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है लर्निंग की, उसको एनहेंस करते हैं। हमारे बहुत सारे 45 डिफरेंट ट्रेनिंग कराता है RAV, और देश भर में होती हैं ये ट्रेनिंग। हमारे जितने नेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ भी होती हैं। दीज आर द हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। मैं हैंड्स ऑन इसलिए बोलूँगी क्योंकि हम पेशेंट्स भी रजिस्टर करते हैं उसमें, और हमें बहुत खुशी होगी बताते हुए आपको, एक ट्रेनिंग में कम से कम 600 प्लस रजिस्ट्रेशन होते हैं, एंड दीज आर द पेड रजिस्ट्रेशन। मगर क्योंकि हमारा भी एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कह देंगे, तो वी कैन नॉट टेक मोर देन 35 इन अ ट्रेनिंग। चरकायतनम एक बहुत यूनिक ट्रेनिंग है, उसमें हमारा 50 पार्टिसिपेंट्स रहता है, तो हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेटाबेस, उसमें हम चेक करते हैं अगर किसी भी डॉक्टर ने कोई ट्रेनिंग ली तो रेप्लिकेशन वो नहीं कर पाएंगे, कुछ साल बाद उनका नंबर आएगा। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सभी डॉक्टर से कि जब भी आप किसी भी ट्रेनिंग में आते हैं, डू टेक बेनिफिट ऑफ दैट ट्रेनिंग। आप पहले से पढ़ के आइए, अपने प्रश्नों को लिख के लाइए, ताकि जितने भी हमारे एमिनेंट फिजिशियंस हैं जो वहाँ पे लेक्चर लेते हैं, आपके स्पीकर्स हैं, उनका आप लाभ उठा सकें। आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, नॉट ओनली इन द ट्रेनिंग, इवन आफ्टर द ट्रेनिंग ऑल्सो। तो जो फीडबैक हम आपसे लेते हैं, हम उस पर एक्चुअली काम करते हैं। हम आपको ईमेल IDs भी शेयर करते हैं। तो आपका कोई भी रोगी है जो आप नहीं ट्रीट कर पा रही, आप चाहते हैं कि मेरे से जो सीनियर वैद्य हैं आप उनसे परामर्श लेना चाहते हैं एज अ फिजिशियन ओनली, तो वो भी ले सकते हैं RAV के माध्यम से। एक ये बात है। दूसरी चीज़ है, हम CMEs भी कराते हैं। हर साल कुल लगभग 80 या 75 to 80 CMEs RAV फेलिसिटेट करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो आयुर्ज्ञान स्कीम है उसका एक कंपोनेंट है, कंटिन्यूअल मेडिकल एजुकेशन, CMEs। तो CME सिर्फ आयुर्वेद नहीं है, CME सभी सेक्शन के होते हैं, जैसे आयुर्वेद, सोवा रिपा एंड योगा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सभी मेडिसिन स्ट्रीम्स के CMEs होते हैं। एंड दैट इज रिलेटेड टू आवर टीचर्स, मेडिकल ऑफिसर्स और स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स का कंपोनेंट है वो RAV कवर करता है। बीट BMS, PhD, MD स्कॉलर्स, इनका ट्रेनिंग हम लेते हैं। तीसरा कंपोनेंट हमारा आता है जो सबसे पुराना कंपोनेंट है, 38 वर्ष पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। तो उसमें हम लोग CRAV कोर्स भी चलाते हैं। वी कॉल इट अ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ RAV। जो हमारे बड़े वैद्य जी हैं, बृहस्पति देव त्रिगुणा जी थे, उनका एक विजन था कि आयुर्वेद को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए और अपने प्रैक्टिशनर्स की नॉलेज को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। इसके लिए RAV का गठन हुआ था। उसके बाद ये एक परंपरा चलती गई, इसीलिए इसका नाम गुरु शिष्य परंपरा कहा गया। हर साल हम एक एंट्रेंस टेस्ट रखते हैं जो क्वालिफाइड जनवरी में होता है, मे बी इन द फर्स्ट और द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, इन संडेज मोस्टली। एंड अक्रॉस द कंट्री वी हैव 6 सेंटर्स, 6 सेंटर्स हैं जहाँ पे ये टेस्ट होते हैं। और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं आफ्टर दिस एंट्रेंस एग्जाम, वी गिव देम अ चांस टू स्टडी विद द गुरु and gain that knowledge for 1 year. This is a 1 year course. और इस 1 year में भी 2 बार इनके एग्जामिनेशंस होते हैं, टेस्ट होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं वो इसमें ज्ञान ले सकते हैं। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, स्पेशली कोटेचा सर का, कि उन्होंने हमारी जो कैपेबिलिटीज़ को पहचाना है और हमें एक अवसर भी प्रदान किया है सर ने। नाउ वी हैव 250 स्टूडेंट्स इन वन बैच, एंड अक्रॉस द कंट्री वी हैव 100 एम्पैनल्ड गुरुज। तो इतना बड़ी संख्या में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो रहा है। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आऊँगी इसी बात से कि हम जनता को कैसे बता सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब भी कहीं CME हो रहा है या फिर आयुर्वेद का ट्रेनिंग हो रहा है,
उसमें हमारे डॉक्टर्स को हम एम्पैनल कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, हम समझा रहे हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली आयुर्वेद इज़। मे बी उनके जो कॉलेजेस हैं उनका एक्सपोजर इतना ना हो पेशेंट्स का, मगर जो वैद्य उनको पढ़ाने आते हैं उनका करीब 50-50 वर्ष पुराना अनुभव होता है, तो उनको अच्छे से पता है कि आयुर्वेद में कहाँ हमारे क्या लैक्यूनेस है हमारी प्रैक्टिस में। ऐसा नहीं है, हर एक साइंस बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करती है, तो वी हैव नॉलेज कि क्या लैक्यूनेस है और क्या कवर करना है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। जैसे आपने पूछा साइड इफेक्ट के पेशेंट भी वो दिखा सकते हैं आपको इन देयर पीपीटीज एंड ऑल दैट। तो इतना एनरिच होता है नॉलेज। मैंने खुद भी बहुत सेशंस अटेंड किए हुए हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ लर्नर ओनली, आई कंसीडर माई सेल्फ एन अ लर्नर ओनली। तो जो नॉलेज है वो सही डायरेक्शन में, सही दिशा में प्रोपेगेट हो रही है, ये आरएवी करवाता है। एक और कंपोनेंट है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन का, कि जो नॉलेज प्रोपेगेट हो रही है वो एक स्टैंडर्डाइज यूनिफॉर्म पैटर्न में हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी देखना हमारा कर्तव्य है। तो हम लोग एक्रेडिटेशन के माध्यम से इसको करते हैं। एक्रेडिटेशन हम 2 लेवल्स पे कर रहे हैं। एक तो हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन है, जो एक पूरा हॉस्पिटल है वो यूनिफॉर्म पैटर्न में चल रहा है नहीं चल रहा है, वो क्वालिटी पैरामीटर्स के अनुकूल चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो है जो कि हमारा आगे आने वाली स्टेजेस में जो हमारा ये डेवलप्ड कंट्री नेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, विच इज़ अ मैंडेट, वन ऑफ द मैंडेट ऑफ डेवलप्ड नेशन। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये मैंडेटरी है, मगर डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी हम मैंडेटरी उसमें फेज में नहीं आए हैं। तो इसमें एक्रेडिटेशन एक तो हॉस्पिटल का हो गया, दूसरा हो गया एजुकेशन सिस्टम का। तो जो आयुर्वेदा एजुकेशन है वो आरएवी इज़ अ नोडल एजेंसी फॉर दैट ऑल्सो थ्रू एटीएबी बोर्ड, which is what Ayurveda Training and Accreditation Board. In a Gazette notification of 2019, we have this Gazette notification through which RAV is a nodal agency for accrediting the Ayurveda courses. And इसका एक component और बताना चाहूँगी, which is the empanelment of our doctors. How we do that? कि जो डॉक्टर्स भारत में पढ़ के गए हैं, विदेशों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ तो कोई आयुर्वेदा नहीं जानता। आयुर्वेदा टर्म ज़रूर जानता होगा, मगर आयुर्वेदा डॉक्टर्स और फिजिशियंस का रिकग्निशन अभी तक नहीं है। सही बात। तो ये देखिए हमारा प्रयास कितना चलता रहेगा अभी, और हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, आप सोच सकते हैं। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के टैग को हटा के या इंटीग्रेटेड मेडिसिन के टैग को हटा के हमें आयुर्वेदा साइंस लेके आना है, आयुष लेके आना है आगे। तो जो सेकेंड कंपोनेंट है एटीएबी का, विच इज़ एम्पैनलमेंट ऑफ आवर डॉक्टर्स हु आर प्रैक्टिसिंग अब्रॉड बट स्टडीड इन इंडिया। तो वो जो स्कीम है दैट इज़ अ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ एटीएबी, तो वो भी हम शुरू करने वाले हैं। उनका जो क्रेडेंशियल है वो सारा यहाँ चेक होगा, फिर उनको भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू एक एम्पैनलमेंट दिया जाएगा, सर्टिफिकेशन किया जाएगा, तो वो प्रैक्टिस और अच्छे से कर पाएंगे। तो एक ये भी एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है इसका। बिल्कुल, जैसा मैम कहते हैं कि जो डिग्री आपने ले ली बीएमएस की कर लिया आप लोगों ने, एज अ वैद्य आप बन चुके हैं, लेकिन जो वास्तविकता में जो वैद्य बनने की जो सीढ़ी है उसको अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा हम संस्कृति से जुड़ा हुआ आयुर्वेद को हम मान सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद संस्कृति से ही जुड़ा हुआ है, वहीं से निकला है, रूट से हमारा जुड़ा हुआ है। तो जिस पर हम बात करते हैं मंत्र, प्रार्थना, पारायण और सद्गुरु सानिध्य, तो सद्गुरु सानिध्य पर ही पूरा का पूरा आरएवी फोकस्ड है। हाँ, कह सकते हैं हम, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में ये बच्चे जो होते हैं सुबह 6 बजे उठते हैं, जो आप बता रहे हैं ना, क्योंकि गुरु के साथ ये इनकी लाइफ का एक ऐसा मौका होता है जिसमें ये बहुत मेहनत करते हैं। सुबह 6 बजे उठते हैं, उसके बाद योगा अभ्यास करते हैं, जो आप मंत्रोच्चारण वो सब बता रहे हैं। उसके बाद ये जितने भी बजे की ओपीडी होती है उस गुरु की, उस ओपीडी में बैठते हैं। अगर वो फार्मेसी के गुरु हैं तो रसशाला में जाके औषधियाँ भी बनाते हैं। हमारे वैद्य हैं प्रवीण प्रभाकर जोशी जी, रामदास अवार्ड जी, है ना, ताराचंद शर्मा जी, जिनकी किताबें हमने बहुत पढ़ी हैं। बिल्कुल, अच्युत कुमार त्रिपाठी जी हैं, अश्विनी कुमार जी हैं, प्रीति छाबड़ा, वो बहुत सारे गुरु हैं अक्रॉस द कंट्री हैं। तो एक पर्टिकुलर जो होता है ना पैटर्न डे का, जिसको हम आयुर्वेद में दिनचर्या भी बोलते हैं, तो अभ्यास उसी से शुरू होता है। जब तक आप उसको नहीं लेके आएंगे अपने लाइफस्टाइल में, तब तक आप दूसरे को भी नहीं समझा पाएंगे। आप पेशेंट को कैसे बता सकते जब तक आप खुद उसको फील ना कर पाए उस चीज़ को ना। तो आप, और पथ्य पे भी पूरा सिखाया जाता है, क्योंकि वो सुबह से लेके शाम तक, वहाँ कोई सैटरडे संडे नहीं होता है। मैं बताना चाहूँगी इस माध्यम से, क्योंकि ज़्यादातर मेरे को जो फीडबैक्स आती हैं स्टूडेंट की, मैं फीडबैक ही बोलूँगी, कंप्लेंट नहीं वर्ड यूज़ करती मैं, तो वो कहते हैं मैडम हमें तो हफ्ते में एक दिन भी ऑफ नहीं मिलता। मेरा उनसे एक ही सवाल होता है, ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा, इट इज़ फॉर 1 ईयर। आप अपने कितने भी संडे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जो गुरु के साथ नॉलेज होगी वो केवल 1 वर्ष के लिए आपको मिलेगी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लास्ट में आके बिल्कुल ऐसा फील करते हैं कि हम तो जैसे अनाथ जैसे हो गए, क्योंकि अभी गुरु का सानिध्य छूट रहा है, नया बैच आने वाला है। ऐसे बहुत सारे वैद्य आते हैं, और वो बाद में भी प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई भी डिफिकल्टी आती है, एक फादरली एटीट्यूड की तरह गुरु उनकी हेल्प करता है
कि बेटा मैं हूँ साथ, लाइक दैट। तो वो जो एक फीलिंग आती है ना प्रैक्टिस में, जो कॉन्फिडेंस आता है, हमारे CRAV स्टूडेंट्स का आप कॉन्फिडेंस देख सकते हैं। अभी हाल ही में हमने 18-19 को एक ये किया था, संगोष्ठी की थी, सेमिनार नेशनल लेवल पे किया था बाल रोग में। तो जो लेवल था उसका MD PhD स्कॉलर्स तक था, बट हमने पहली बार CRAV स्टूडेंट्स को भी मौका दिया। और हमारे लिए बहुत सम्मान की बात भी थी कि जो हमारे PhD MD स्कॉलर्स का लेवल था रिसर्च का, वो हमारे CRAV जो कि सिर्फ BMA स्टूडेंट है उनका इक्वलेंट था, और कॉन्फिडेंस लेवल शायद उनसे ज़्यादा ही था, क्योंकि रोज़ वो प्रैक्टिस में है। बाल रोग के जितने भी रोगियों को उन्होंने देखा, एनालाइज किया, वो कॉन्फिडेंस देखने से ही पता लगा था हमें। इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इसके लिए कि हमारा आयुर्वेद आगे ग्रो करेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं तो सबको ये रिक्वेस्ट करती हूँ, बिलीव इन योर पैथी। आप कुछ भी कर रहे हैं, देखिए समय लगता है, एक छोटा बच्चा होता है उसको चलने में कितना टाइम लगता है, मगर माँ कभी आसरा नहीं छोड़ती कि मेरा बेटा चल नहीं पाएगा या बेटी चल नहीं पाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो बच्चा चलना सीखता है क्योंकि उसको सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग का फील होना चाहिए बॉडी में। ऐसे ही आयुर्वेद का ना, हमें स्ट्रेंथनिंग का अंदर से, जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं, हम एक अच्छे वैद्य हैं, हम पेशेंट्स को कैसे ट्रीट कर पाएंगे? वो कॉन्फिडेंस दो चीज़ों से आएगा, एक तो प्रैक्टिस से आएगा और एक आपकी नॉलेज से आएगा। आपको डेली जो है ना ग्रंथ पढ़ने चाहिए। जो भी आप पेशेंट देखते हैं एक बार रिवाइज करिए, चरक के पन्ने पलटिए, थोड़ा सा सुश्रुत का देखिए, और किसी पेशेंट के अंदर कुछ भी देने से पहले एक बार सोचिए कि आपके गुरु ने क्या सिखाया है और आपने प्रैक्टिस में क्या देखा है। अगर नहीं भी देखा तो RAV के माध्यम से मैं सभी को मौका देती हूँ, गुरुओं के साथ आप जुड़ सकते हैं। आप हमें रिक्वेस्ट भी लिखेंगे कि मैडम हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें इसका सॉल्यूशन, तो हम किसी गुरु के साथ आपको कनेक्ट कराएंगे, आपको प्रैक्टिस में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा काम है वो, हमें आयुर्वेद की नॉलेज को बढ़ाना है, तो हम वो डाउट्स भी क्लियर करेंगे। सद्गुरु सानिध्य पूर्ण समर्पण ही मांगता है बेसिकली। तो जो आपने पूरा सिद्धांत बताया कि RAV एग्जैक्टली काम किस तरह पर कर रहा है, किस तर्ज पर कर रहा है, तो वाइस वर्सा है, जैसे आपने बताया कि गुरु फादरली फिगर के जैसे काम कर रहे हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं RAV में, तो वो इस धारणा के साथ आए कि वो पूर्ण समर्पण देने वाले हैं 1 साल के लिए, और इस 1 साल के लिए खुद को, उन गुरु को, उन पिता को समर्पित करके फिर आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैम एक छोटा सा क्वेश्चन और रहेगा कि जैसे हम विदेशों की बात करते हैं, चाइना हो गया, जापान हो गया, तिब्बत हो गया, ये देश अभी भी अपने रूट कॉज पर ही टिके हुए हैं, जिनका जो उनका देसी इलाज जो बोल सकते हैं, जो उनका कल्चरल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट पर लेते हैं। लेकिन भारत में क्या इसको हम विडंबना नहीं मानेंगे? भारत आयुर्वेद का देश है, भारत का मुख्य आयुर्वेद ही रहा है हमेशा से, पर आज भारत में आयुर्वेद को लास्ट रिसोर्स के तौर पर देखा जाता है। जब कहीं से लगता है कि अब चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो क्या भारत में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा इसको भी हम प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर रख सकें? ये सवाल तो मुझे आपसे भी पूछना चाहिए, क्योंकि ये कहावत आपने सुनी भी होगी कि करत करत अभ्यास के, बिल्कुल है ना, हमें अभ्यास नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। और मैं ऐसा नहीं मानती कि ये लास्ट है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब लोग दूसरे ट्रीटमेंट में, मैक्सिमम लोग, नॉट ऑल बट मैक्सिमम लोग जब दूसरे ट्रीटमेंट से थक जाते हैं और उनको क्योर नहीं मिलता, जैसे हमने एक टॉपिक अभी लिया था ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का, उसके अंदर पेशेंट अभी रिसेंटली, तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था, मैं बताती हूँ आपको, शेयर करती हूँ। तो एक वैद्य हमारे आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा सा एक लेक्चर लिया था और पूरा डिस्क्रिप्शन विद द पेशेंट प्रोफाइल। तो पेशेंट्स ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का है, डॉक्टर्स को पता है, वैद्यों को पता है ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, बट वो इतना कुछ खा के आता है, इवन इतने सारे स्टेरॉइड्स भी खा के आता है। कभी पेशेंट ये नहीं सोचता कि जितना टाइम मैंने एक और साइंस को दिया है, एलोपैथी साइंस है, जो भी साइंस कह लीजिए आप, उनको दिया है, क्या उतना टाइम हमने आयुर्वेद को दिया है? आपको पेशेंट से ही सवाल करना चाहिए। बिल्कुल। व्हेन आई यूज्ड टू सी द पेशेंट, मैं उनसे पूछती थी बहुत पोलाइटली कि आपने कितना समय ये खाया है, ये स्टेरॉइड खाया है या कुछ भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में आपने लिया है? तो बताते थे, मैडम 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 6 महीने हो गया। तो मैं उनको कहती थी डबल कर लीजिए इसको, क्योंकि आपको लाइफस्टाइल में लाने में, आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में, डाइट इंप्रूव करने में, और आपके जो ये है रोगी रोग परीक्षा का एनालिसिस जो हम प्रकृति परीक्षण करते हैं, उसके हिसाब से हर एक पेशेंट हमारे लिए नया होता है। भले ही सेम डिसऑर्डर हो, बट हमारे लिए जैसे डायबिटीज, मधुमेह है या बात रखते जो भी है, वो हमारे लिए एक पेशेंट ही नहीं है, एक प्रकृति परीक्षण का एनालिसिस भी है। ये हमें उस लेवल पे सिखाया जाता था व्हेन वी वर द स्टूडेंट। तो उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। वो कॉन्फिडेंस पेशेंट में भी होना चाहिए, डॉक्टर के अंदर कॉन्फिडेंस है। जैसे चरक आचार्य ने बताया है चिकित्सा चतुष्पाद, तो डॉक्टर में अगर है, एक अच्छा रोगी के भी लक्षण उसमें लिखे हुए हैं, होने चाहिए ना। वो चीज़ आप उस नॉलेज को आप ही इनबिल्ड करेंगे। क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठना ज़रूरी है, क्यों व्यायाम करना ज़रूरी है,
क्या अब देखिए इतने ज़्यादा, जैसे अभी कोविड के बाद टॉपिक चल रहा था हमारा मानस रोग का, अभी हमारा सर्केडियन रिदम ही बदल गया है। अभी इस पे बहुत सारे रिसर्चेज हुई हैं, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन आप पढ़ सकते हैं रिसर्चेस को। जी सूरज किस टाइम उदय हो रहा है, किस टाइम ढल रहा है, हमारी जनरेशन है वो तो एआई की जनरेशन है। बिल्कुल मैम। ये मैं वही वो चीज़ देखिए, जिस चीज़ का फ़ायदा जितना है उतना नुकसान भी है। अभी आज की जनरेशन में देखिए, बच्चे छोटे बच्चे से शुरू कीजिए, अब तो बड़े भी हैं, मोबाइल फ़ोन वी आर एडिक्टेड टू इट। अभी क्या है, हम उसमें फंस गए हैं। सही बात है। होना ये चाहिए था कि वो हमारे लिए एक वस्तु होनी चाहिए थी कि ठीक है इस्तेमाल किया, उससे कॉल किया या मैसेजेस देखे, द इम्पॉर्टेंट देन वी लेफ्ट इट। अभी क्या है, वी आर 100% डिपेंडेंट ऑन आवर मोबाइल। व्हेन वी वेक अप फर्स्ट थॉट क्या आता है, क्या मैसेज आया होगा, ऑफिस का भी क्या अपडेट होगा, टीचर ने कौन सा मैसेज भेजा बच्चों को, यही सब चलता रहता है। सही बात। आप अपनी जनरेशन का सोचिए, जब मोबाइल फ़ोन्स थे ही नहीं, मैं तो उस जनरेशन से आई हूँ, तो मोबाइल फ़ोन जब नहीं थे तब शायद जीवन में ज़्यादा शांति थी, है ना। तो अगर हम आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद एक साइंस है, एक लाइफ साइंस है। आयुर्वेद एक ऐसा साइंस जो कि लाइफ से रिलेटेड है। हमारे वेदों पुराणों में भी इसमें लिखा है, ऋग्वेद की इतनी सारी ऋचाएँ हैं, आप पढ़िए, उनको देखिए, और उसको अगर एक चीज़ भी अगर अपने अंदर आप इम्प्लीमेंट कर पाए, आप चेंजेस देख सकते हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कीजिए, 10 मिनट प्राणायाम करिए, आपको खुद फील होगा, और आप अपने पेशेंट को ये चीज़ बता सकते हैं फिर कि मुझे इस चीज़ से इतनी बीमारियां हुई हैं, इस चीज़ से इतने फ़ायदे हुए हैं, तो आपकी ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो अभी फोकस है हमारा डाइट पे, लाइफस्टाइल पे। धीरे धीरे क्रॉनिक डिसऑर्डर्स जब हम हील करने लग जाएंगे, जो मैं फिर से आती हूँ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स पे, वो बातों में थोड़ा रह गया, तो पेशेंट्स में ट्रमेंडस इफेक्ट्स आए थे। फिर उनको हमने बताया जब आप ये दवा खाना छोड़ देंगे तो हो सकता है 1-2 महीने बाद आपको दोबारा ये हो प्रॉब्लम, आपको फिर से वो सारे सिम्टम्स आए, चाहे स्किन डिसऑर्डर्स कह लीजिए, ऑटोइम्यून में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब उनको समझ आया कि ये वैद्य जी ऐसे बता रहे हैं, तो लाइफस्टाइल, फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हम जीवन भर ये मेडिसिन खाते रहेंगे, तो वी से नो। वंस यू ट्रूली अडैप्ट दैट लाइफस्टाइल ऑफ आयुर्वेद और इवन आयुष, यू नीड नॉट टू टेक एनी मेडिसिन, बिकॉज डाइट इज वॉट योर मेडिसिन इज, राइट। तो उसमें ही चेंजेस, अब इतने सारे लेक्चर्स यहाँ के आयुर्वेद अनंतम में चल रहे हैं, मैंने बहुत सारे लेक्चर सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी मेरा भी ज्ञान वर्धन हुआ। तो अगर लाइफ और डाइट स्टाइल पे ही आप करेंगे, इसमें मार्क करेंगे, जैसे अर्जुन ने मछली की आँख देखी थी, तो आप वही चीज़, वो आँख उस पेशेंट को भी दिखाइए। यू हैव टू फोकस योर लाइफस्टाइल। आप सुबह उठते हैं, शाम तक आपने क्या खाया है, क्या क्या एक्टिविटीज़ की है, कितने घंटे, अभी तो स्क्रीन टाइम भी चेक कर सकते हैं आप। तो आपका मेंटल कॉन्शियसनेस किस तरफ जा रहा है ना, क्योंकि हम सिर्फ हेल्थ इज़ नॉट ओनली मेरली द फिजिकल डिसऑर्डर्स ट्रीटमेंट, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। योर कॉन्शियसनेस, ऑफ कोर्स योर हेल्थ ऑल्सो। सो दैट इज़ द डेफिनेशन गिवन बाय WHO। तो उसको फोकस करिए, उस डेफिनेशन ऑफ हेल्थ को समझाने की कोशिश कीजिए पेशेंट्स को उनकी लैंग्वेज में, क्योंकि वो पेशेंट बार बार आपके पास आएंगे सेम डिसऑर्डर्स से। तो क्रॉनिक को आप हील करेंगे, एक पेशेंट को आप हील करते हैं, ठीक करते हैं, तो वो 4 लोगों को और बताता है कि मुझे ये फला फला वैद्य जी से ट्रीटमेंट लिया, मुझे इतना इफेक्ट आया। मैं तो कहूँगी उनको ये भी बताना चाहिए, उन वैद्य जी ने इतनी डाइट मेरी चेंज की थी, बिना डाइट चेंज किए, जैसे पंचकर्मा के बिना चिकित्सा अधूरी है, इसी तरीके से डाइट के बिना आपका ट्रीटमेंट अधूरा है। जब मैं खुद प्रैक्टिस करती थी तो मैं सबसे पहले डाइट चार्ट लिखती थी पेशेंट का, सबसे पहले प्रकृति परीक्षण जैसे मेरे गुरुओं ने सिखाया मुझे, फिर डाइट चार्ट, और फिर मैं औषधि लिखना शुरू करती थी। और अन्यथा कुछ भी औषधि मत लिखिए, आपके 10-15 औषधियों के मिश्रण से उसके शरीर में क्या चेंजेस आने वाले, यू कैन नॉट एनालाइज दैट। फिर वही फोकस्ड अप्रोच की बात आ जाती है, जिस चीज़ की पेशेंट को ज़रूरत है सिर्फ उतना लिखिए, और उसको समझाइए भी कि आपके इस स्रोतस में ये व्याधि है, इस दवा से ये स्रोतस खुलेंगे आपके, चाहे वो मनोवय स्रोतस हो। तो वो फोकस्ड अप्रोच हमारे डॉक्टर्स को भी होना चाहिए। CRAV में मैंने खुद देखा है, वैद्य लोग यही सिखाते हैं स्टूडेंट को, और अगर 4 स्टूडेंट को सिखाया, उसके बाद अभी तक हम 1958 जो स्कॉलर्स हैं CRAV के, वो पास आउट हो चुके हैं इन 38 ईयर्स। धीरे धीरे नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ता गया। और एक और इस माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, हम MRAV कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट बैच में हमारा मेंबर्स ऑफ RAV कोर्स विच इज़ डन बाय आफ्टर द पोस्ट ग्रेजुएशन बाय RAV, हम वो शुरू करने वाले हैं। हमारा 6 सब्जेक्ट्स में आएगा वो। संहिताओं में हम लोग चरक, सुश्रुत, वाग्भट में लेंगे, और द्रव्य गुण, रसशास्त्र, वैशज्य कल्पना और पंचकर्मा, ये हमारे मेन फोकस रहेंगे। 6 ब्रांचेस में आएगा। और इसमें एक और हमें छूट मिली है भारत सरकार के थ्रू, कि ऐसा नहीं है अगर MD आप जैसे मैं काय चिकित्सा में MD हूँ,
तो मेरा इंटरेस्ट द्रव्य गुण पे बहुत है, तो दैट डजंट मीन कि मैं द्रव्य गुण MRAV कोर्स नहीं कर पाऊंगी। वो आपको छूट है, आप अपनी चॉइस से जो आप करना चाहें आप वो सब्जेक्ट चूज करके MRAV कर सकते हैं। बट क्योंकि हम बहुत टाइम बाद इसको ऑलमोस्ट 20 साल बाद शुरू करने वाले हैं, 2007 में ही बंद हो गया था कोर्स, तो 15-20 साल बाद थोड़े चेंजेस आ गए हैं हमारे कंट्री में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो अभी हम कम नंबर से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है इससे अगले साल में एक पायलट स्टडी की तरह मैं शुरू करने वाली हूँ। अगर मुझे इसका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम इसके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ़ बैच भी बढ़ाएंगे। तो हर साल हम कुछ ना कुछ नया इम्प्रूव करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड द नीड ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम इन आवर कंट्री। तो आयुष मंत्रालय का हमें बहुत बहुत सपोर्ट है इसमें। आप देख सकते हैं NAM में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, नेशनल आयुष मिशन। कभी आप वेबसाइट पे देखिए और पढ़िए ज़रूर। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी RAV की वेबसाइट तो ज़रूर देखिए, मगर अपने मंत्रालय की वेबसाइट ज़रूर देखिए। वंस अ वीक देखिए आप, आपको पता लगेगा नई चीज़ें क्या क्या हो रही हैं। अभी तो AI बेस्ड ट्रेनिंग की भी बात होती है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी ट्रेनिंग्स में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। मैं बता रही हूँ ना आपको, गुड पार्ट और बैड पार्ट। वी नीड नॉट टू गेट द एडिक्शन ऑफ AI, but we need to focus the areas in which implication of AI is beneficial for आयुष। ये बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड बढ़ाता चला जा रहा है लगातार जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ बोल सकते हैं समय के पहिए की गाड़ी में हम सवार हैं, बिल्कुल, और उसके साथ ही बढ़ रहे हैं। कह नहीं सकते कि विकास बहुत ही शीघ्र होने वाला है, विकसित देश में हम शामिल होने वाले हैं। एक्रेडिटेशन में वी हैव 22 कंट्रीज विद अस। बहुत कम लोगों को ही मालूम है। 44 कोर्सेज अक्रॉस द ग्लोब हम लोग एक्रीडेट कर चुके हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी वेबसाइट पे देखिए वो कौन से कोर्सेज हैं जो बाहर के विदेशों में चल रहे हैं और आयुष के आयुर्वेद के हैं अपने। और हमारे 68 के अराउंड जो कोर्सेज हैं नेशनल लेवल पे, अभी जो रिसेंटली सेमिनार हुआ था हमारे, उसमें भी फेलिसिटेशन बहुत सारे हुए हैं एक्रेडिटेशन के। एक्रेडिटेशन इज़ नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं, एक बार का नहीं है कि आपने एक बार एफिलिएशन हुआ वो ज़िंदगी भर चलेगा। नो, एवरी ईयर यू विल बी फेसिंग वन असेसमेंट पैरामीटर्स होते हैं कुछ हमारे, वो आपके फॉल्ट फाइंडर्स नहीं है, आपकी क्वालिटी पैरामीटर्स को कैसे एनहेंस कर सकते हैं वो उस पर फोकस करते हैं। तो इसको गलत चीज़ मत मानिए, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। एक्रेडिटेशन की वजह से ही हमारे जो एम्पैनलमेंट्स हैं, CGHS एम्पैनलमेंट हैं और इंश्योरेंस कवरेजेस हैं, वो हमारी कंट्री में है। व्हेन आई वाज वर्किंग इन NABH 2017 में हमने जो हमारे एडवाइज़र सर थे DC कटोच सर, उनकी चेयरमैनशिप में हमने मीटिंग्स किया था। और हम वी आर वेरी मच थैंकफुल टू मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एट दैट लेवल वी कुड इम्प्लीमेंट दिस एम्पैनलमेंट स्कीम्स एंड इवन अवर इंश्योरेंस कवरेजेस टू आयुष। पहले नहीं था। और जैसे कि कल हमारे डिप्टी CM साहब आए थे, विजेश पाठक जी, उन्होंने भी बहुत फोकस किया था कि हमारा जो सिस्टम है इसको अपडेट करने की ज़रूरत है, एम्पैनलमेंट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। लखनऊ जैसी सिटी में हम आज बैठे हैं, यहाँ पे 8 मेडिकल कॉलेजेस हैं आयुर्वेद के। तो मुझे बहुत प्राउड हुआ ये देख के कि छोटी सी सिटी में इतने 8 कॉलेजेस इन दिस डिस्ट्रिक्ट ओनली। तो देखिए कितना फोकस्ड अप्रोच की हमें ज़रूरत है। हमारा जो हॉल है वो पूरा फिल है। ऐसे बहुत कम कॉन्फ्रेंसेस में होता है। मैं आयुर्वेद अनंतम की टीम को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि इतने लोगों को आप जोड़ पाए, आपने इतने अच्छे लेक्चर्स रखे, इतनी नॉलेज एक्सपैंड की। और प्लीज़ आप फीडबैक पे भी काम करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट अ वन टाइम वो, जैसे एक्रेडिटेशन वन टाइम नहीं है, ऐसे ये भी एक्रेडिटेशन की तरह वन टाइम नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव अ फोकस्ड अप्रोच। कोई वैद्य है, कोई डॉक्टर है, वो हेल्प चाहते हैं आपसे कि मैंने ये सेशन सुना था, मुझे इस वाले गुरु से जोड़िए। आप ज़रूर जोड़िए, क्योंकि आपको एक चेन बनानी है इसमें, है ना। और हमें आयुष में ही काम करना है, तो वो एक फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे डॉक्टर्स भी एलोपैथी मेडिसिन लिख रहे हैं। वो हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए, बहुत डिसहार्टनिंग होता है। अगर आप आयुर्वेद में पढ़े हैं एंड बी प्राउड टू कॉल योर सेल्फ वैद्य, ठीक है, दैट अप्रोच शुड बी देयर इन आवर कंट्री, दैट इज़ अ नीड ऑफ आवर। और ऐसा नहीं है, आप लोगों की हेल्प के लिए बहुत लोग तैयार हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी हेल्प के लिए बहुत गुरु, उनको बहुत प्राउड होता है कि अच्छा हमारा साइंस ग्रो कर रहा है। तो हमें मेहनत की बहुत ज़रूरत है। हमारे कंपोनेंट में मेहनत जो वर्ड है वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में। और जब हम स्टूडेंट होते थे तो हम ये नहीं मानते थे कि हमारा क्या आगे, ऑब्वियसली जॉब प्रोफाइल वगैरह एक चीज़ है, बट मन से हम यही मानते थे कि आयुष को हम कैसे ऊपर ला सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन था ना, अभी नीचे है, हम इसको और ऊपर कैसे लाएंगे। देखिए आप कंपेयर करिए मॉडर्न साइंस से अपने आप को। कंपेयर मतलब कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जहाँ पे मॉडर्न साइंस है बट आयुष नहीं है। जब मैंने सेक्टर ज्वाइन किया था आफ्टर माई MD PhD इन काय चिकित्सा, आई फाउंड दैट क्वालिटी पैरामीटर्स में हम लोग लैकिंग है, डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग लैकिंग है, SOPs बनाने में हम थोड़े पीछे हैं, और पॉलिसीज़ हमारी थोड़ी स्ट्रेंथनिंग नहीं है एज़ कम्पेयर टू द
मॉडर्न डॉक्टर्स, एलोपैथी डॉक्टर्स। तो व्हाट आवर फोकस्ड अप्रोच वाज कि जो उन्होंने कवर किया है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 2023 में 24 में हमने एक IPHS स्टैंडर्ड लॉन्च किया, इंडियन पब्लिक हेल्थ सर्विस सेक्टर स्टैंडर्ड्स। तो वो जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें 1970s में लॉन्च हो गया था, हमने 2024 में लॉन्च किया है। अब आप देख सकते हैं गैप क्यों आया। तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई फेल्ट दैट गैप, तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आयुष के लिए ही करूँगी डेडिकेशन से। अब देखिए वो फोकस्ड अप्रोच था, वो डेडिकेशन थी हमारे, मेरे पूरा बैच ही बहुत अच्छा था, पढ़ने वाले बच्चे थे सारे, दिव्या कॉलेज एंड पपरौला में भी। तो अब और हमारे इतने अच्छे गुरुजन थे, हम सौभाग्यशाली मानते हैं खुद को, क्योंकि इतना अच्छा सानिध्य हमें मिला लाइफ में। और सभी को लाइफ एक ना एक बार मौका ज़रूर देती है, तो वो फोकस्ड अप्रोच मत छोड़िए आप आयुष में। आयुष के लिए कुछ करेंगे तो ये सवाल नहीं आएगा कि आयुर्वेद आगे क्यों है पीछे क्यों है। और ब्रिटिशर्स रूल से पहले अगर आप सोच के देखें, हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ें, एक फेवरेट सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री हमेशा रहा है, तो अगर आप पढ़ें देखें ब्रिटिशर्स रूल से पहले जो मेडिसिन, जो मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम था भारत में, वो क्या था? वो आयुर्वेद ही था। मेडिकल मॉडर्न सिस्टम जो है वो ब्रिटिशर्स की देन थी। हमने ब्रिटिशर्स को तो निकाला, लेकिन वो सोच जो ब्रिटिशर्स ने इतना हार्म हमारे इसको किया, हमारी पैथीज को किया और हमारे मेडिकल सिस्टम को किया, वो हम लोग अभी तक ठीक नहीं कर पाए। हमें क्विक रिजल्ट्स की ज़रूरत है, और AI के ज़माने में तो तुरंत चाहिए। जैसे ब्रिजेश पाठक जी ने बोला था कि जोमेटो स्विगी से तुरंत ऑर्डर करते हैं, क्या हम सोचते हैं कि उसने अपने हैंड सैनिटाइज किए कि नहीं किए? थिंक अबाउट इट। बहुत अच्छा पॉइंट छोड़ के गए मंत्री जी, मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी उनके इस बात को, क्योंकि क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे पास अभी 2023 वॉज द श्री अन्न, जो मोदी जी ने नाम दिया था, श्री अन्न का काल था, उसमें हमने बहुत सारे मिलेट्स के ऊपर लेक्चर्स लिए। आप कभी सोच के देखिए आपके पूर्वज क्या खाते थे। और यहाँ पे हरित क्रांति के टाइम में जो गेहूँ आया है, वो गेहूँ आने के बाद जो ग्लूटन एलर्जीज आजकल बड़ा चल रहा है, ये सब पहले भी था, ग्लूटन एलर्जीज पहले भी होती थी। इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा कॉज ग्लूटन ही होता है। हमारे पूर्वजों को इतनी नॉलेज थी। देखिए हम लोग मोटा अनाज खाते थे जिसको हम श्री अन्न कहते हैं, मिलेट्स के ऊपर बेस्ड डाइट था हमारा। फिर वही बात आ जाती है, ब्रिटिशर्स का रूल आया, इजी टू कुक है, हमें फटाफट चपाती बनानी है, फटाफट खिलाना है और जल्दी जल्दी सब कुछ होना है। दैट कैन नॉट हेल्प अस। आयुर्वेद बात भी आहार ही औषध इसकी ही करता है, तो उस पर ही हमेशा से टिके रहे। और अगर हम हमारी रसोई को हम पहले जैसा ही करने की अगर कोशिश कर लें, तो मुझे लगता है कि थोड़े से डॉक्टर्स की कमी नहीं रही। देखिए वर्ड में ही आ जाता है ना रसोई, जहाँ पे रस का पाक होता है, बहुत सारे अलग अलग रसों का पाक होता है। बिल्कुल। किचन का मीनिंग मुझे नहीं मालूम, मुझे तो रसोई पता है, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट रसेस। अब हमारे जो दादी नानी थे वो बहुत सारे नुस्खे बताते थे। बचपन में हमें नहीं समझ में आया, जुकाम हुआ तो क्यों इन्होंने ये शहद और ये दे दिया, इतना टेस्ट में भी अच्छा नहीं, बट फिर भी दे दिया, बट हमें रिलीफ हो जाता था। तुलसी हर घर में मिलेगी आपको, और आज भी तुलसी का हम प्रयोग करते हैं। तो कभी हमने सोचा है कि इसके पीछे क्या साइंस था? देखिए श्री अन्न खाते थे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारा बढ़ता था, उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, देर में पचते हैं ये, तो आपको भूख देर से लगेगी, फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। डायबिटीज़ का तो नाम ही नहीं होता था पहले के लोग, तो गांव में तो बहुत बहुत बड़े बड़े लड्डू खा जाते थे, शादियों में इतना इतना मीठा खाते थे, पहले होता यही था। वी हैव अ ट्रिमेंडस डिजर्ट्स इन द बुफे इफ यू सी, वी हैव लॉट ऑफ आइसक्रीम्स। अब आजकल वो आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन, मेरे को समझ नहीं आती ये चीज़, क्योंकि आप देखिए ना वो वीरे विपाक में दोनों में अपोजिट है, वन इज इन हॉट पोटेंसी, वन इज इन कोल्ड पोटेंसी। तो बॉडी तो समझ ही नहीं पाता, आपका स्टमक समझ ही नहीं पाता एसिड कौन से में रिलीज करे कौन से में ना करे। फिर हम दोष देते हैं कि हमारे को ये खान पान से नहीं हो रहा, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक है। जो आपने आइसक्रीम और जो भी कुछ हॉट उसके साथ खाया है, दैट्स अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन आई मस्ट से। दही के साथ आप फ्रूट्स खा रहे, दूध के साथ आप फ्रूट्स खा रहे, दही सेवन का बहुत अच्छा उदाहरण लिखा हुआ है। आप कैदेव निघंटू पढ़िए, वन ऑफ माय फेवरेट बुक। कैदेव में सब कुछ लिखा है डाइट के बारे में। डाइट को समझिए, जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे नहीं समझेंगे। शारंगधर में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, चरक में लिखी हैं। ये जो छोटे छोटे ग्रंथ बने थे, ये इसलिए बने थे कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो मैंने पढ़ा है वो मैं बताती हूँ आपको। जो जैसे हमारे ये चरक सुश्रुत वाग्भट थे, इसमें बहुत डिटेल नॉलेज थी, तो उस नॉलेज को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए निघंटू बने। तो हमारे कितने ऐसे वैद्य लोग हैं जिन्होंने निघंटू पढ़े हैं, एटलीस्ट 10 तो हमारे टीचर बोलते हैं 10 निघंटू तो आपके बैग में हमेशा होने चाहिए, पढ़ने चाहिए आपको। तो वो फोकस्ड अप्रोच, कैदेव निघंटू पढ़िए आप, उतना कुछ लिखा है। योग रत्नाकर पढ़िए, भाव प्रकाश पढ़िए, उसमें बड़े सारे योग लिखे हुए हैं। रिसर्च की बहुत ज़रूरत है, मगर रिसर्च में भी ज़रूरी नहीं है आप पॉजिटिव रिजल्ट दिखाएंगे। योर स्टडी शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रू, बी इट इज़ हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट, आप वही शो करिए। कम से कम वो आगे रिसर्च को एक पॉइंट तो मिलेगा, एक नई इनोवेशन तो करेंगे आप। सही बात है। अपने सिस्टम, वही वाली बात आती है, सिस्टम को आपने क्या दिया।
एंड बी ऑलवेज बी अ गुड स्टूडेंट. गुड स्टूडेंट मीन्स आप अपनी पैथी के साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हैं. हमारा रिजल्ट इम्प्रूव होना चाहिए और उसके लिए हमें ट्रू ही रहना चाहिए मेरे बिल्कुल. ख्याल से। मैम अंत में जो भी हमारे वैद्य सुन रहे हैं और जो आपको देख रहे हैं एज अ निदेशक आरएवी, हम आप जैसे आपका जो सफ़र इतना खूबसूरत रहा, इतना लंबा रहा, तो जो देख रहे हैं और आपको और एक आदर्श मान रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज अगर आप देना चाहें तो। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट. मगर मैं अपने आप को एक स्टूडेंट ही मानती हूँ. हम स्टूडेंट और हम सब हैं। हाँ, क्योंकि एक लर्नर ही आगे कुछ सक्सेस और अपनी पैथी के लिए एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जी, सिर्फ बिल्कुल। कि जितने भी वैद्य लोग हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आपको पेशेंट में रिजल्ट मिले या ना मिले, बट आप अपनी पैथी मत छोड़िए. हैव ट्रस्ट इन दैट. एटलीस्ट आरएवी के माध्यम से तो बहुत हेल्प हो रही है सभी की. ऐसे ही नहीं 1900 का फिगर अटेन किया जाता. और वो हमारे बहुत अच्छे प्रोमिनेंट फिगर्स, और बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो एमडी के बाद सीआरएवी कोर्स करते हैं. उनका भी हम पॉडकास्ट ऐसे ही लेते हैं जैसे आप हमारा ले रहे हैं अभी, कि वाई यू चोजन सीआरएवी, जो कि एक बीएमएस लेवल के बाद कोर्स होता है. दे सेड कि हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने स्किल्स एनहेंस करने थे मैडम, इसलिए हमने किया. तो अपनी पैथी मत छोड़िए. ट्रस्ट इन दैट. आप टाइम दीजिए खुद को. आप खुद को ये नहीं कि आपने बीएमएस किया आपको तुरंत तुरंत अच्छा जॉब मिलेगा, ये सब. देखिए, जॉब भी मिल सकता है, मगर आप अपने स्किल्स को पहचानिए, आप अपने इंटरेस्ट एरिया को पहचानिए, अपनी पैथी में प्रैक्टिस करिए. और जो भी डिफ़िकल्टी आती है, आयुष मंत्रालय हमेशा तैयार है आप लोगों की डिफ़िकल्टी सुनने के लिए और आपको एक सॉल्यूशन देने के लिए. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच मैम. आप यहाँ पर आए और हमसे बात हुई, और बच्चों के जो मन में या नवीन वैद्यों के मन में जो कोपले हैं, उनके मन में जो प्रश्न थे, मुझे लगता है कि हमने कुछ उन पर बात छेड़ पाए हैं, कुछ उनके उत्तर वो शायद पा भी गए होंगे. और बाकी जो भी आपको लगता है कि कुछ प्रश्न आपके मन में रहते हैं या पूछने चाहिए आपको, आप अपने जितने भी सीनियर्स हैं आपके, आप आयुष मंत्रालय हो गया, आरएवी हो गया, आप उनसे पूछ सकते हैं. जब आप प्रश्न रखेंगे तभी आपको उत्तर मिलेंगे. नमस्कार मैम. धन्यवाद.